हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर जो तीसरा संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में है उसको हम लोग कहते हैं वो वित्तीय संबंध है या वो फाइनेंशियल रिलेशन है। पहला हम लोगों ने देखा था लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ विधायी संबंध, दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संबंध और तीसरा है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध भी केंद्र और राज्यों को संबंधों को निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हम दो तीन छोटी छोटी बातें करते हैं। पहली बात, किसी भी स्टेट राज्य के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टेट की मशीनरीज को चलाने के लिए या स्टेट अपने लोगों के लिए जो स्कीम्स बना रहा है उनको एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है ना। हम स्टेट की बात कर रहे हैं या स्टेट का मतलब नेशन या देश से है ना, या स्टेट का मतलब यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग पूरे देश राज्य की बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो स्टेट को अपने हर फंक्शन के को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए वित्त की जरूरत होती है। तो ये वित्त कैसे आएगा और कैसे खर्च होगा, इसका इसका तो बजट के अंदर प्रोविजन होता ही है। लेकिन एक एडिक्वेट बजट, एक एक पर्याप्त राशि सबके पास हो स्टेट के। अब हम स्टेट की बात करते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, तो स्टेट के अंदर सेंटर और यूनिट्स दोनों को एडिक्वेट बजट मिले या दोनों के पास इतनी एफिशिएंसी हो फाइनेंशियली कि वो अपने सारे एक्सपेंडिचर, अपनी सारी स्कीम्स, अपनी सारी मशीनरीज इनको स्मूथली कंडक्ट कर सके। तो इसके लिए फाइनेंस का, एडिक्वेट फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी स्टेट में गवर्नेंस के लिए या स्टेट के लिए फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए फाइनेंस का और गवर्नेंस का या फाइनेंस का और स्टेट का एक क्लोज रिलेशन रहता है। ये एक पहली बात। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंस किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, कौन करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जैसे देश में, जो कि एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, केंद्र और इकाइयों से मिलकर ये संघ बना है, तो इन केंद्र और इकाइयों में ये फाइनेंस का बिल्कुल एक एक क्लियर पिक्चर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए संविधान ने हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन में बताए हैं। दूसरी बात एक और, स्टेट का नेचर अगर किस तरह का है, इसके ऊपर भी फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां स्टेट के नेचर का मतलब बता देता हूं मैं आपको। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो हम एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं। पब्लिक वेलफेयर स्टेट या जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? वो राज्य जो लोगों की बेसिक नीड के साथ साथ जो स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है, शांति, सुरक्षा और व्यवस्था की स्थापना करना, उसके अलावा वो पब्लिक के वेलफेयर में बहुत सारे काम करता है ना। तो ऐसे स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, ताकि लोगों का जीवन स्मूथली चलता रहे। तो वेलफेयर स्टेट में फाइनेंस का रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्टेट को लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। और जब ऐसा वेलफेयर स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर वाला होता है, तब हम ये कहते हैं कि सेंटर और यूनिट्स दोनों के लिए फाइनेंस या वित्त जो है वो एक इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो भारत में भी हम लोग कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट तो है ही, लेकिन भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट भी है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल रिलेशंस को है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। यहां पर भी हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जब फाइनेंशियल रिलेशन को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें भी केंद्र को किस तरह से एकाधिकार देने की कोशिश या केंद्र के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 11 है, 11,
उसके अंदर आर्टिकल 268 से 293 तक, भाग 11 बता रहा हूं, शायद यहाँ 12 लिखा गया है, तो भाग 11 के अनुच्छेद 268 268 से 293 तक रेवेन्यू को रेवेन्यू से रिलेटेड कौन लगाएगा, कर कौन लगाएगा, टैक्सेस कौन लगाएगा, उनका कलेक्शन कौन करेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, ये सारी पिक्चर इन आर्टिकल्स के अंदर क्लियरली मेंशन की गई है। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं वो अलग अलग हेडिंग के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो वो है टैक्सेशन को लेकर। टैक्स कौन लगा सकता है, टैक्स लगाने का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने टैक्सेशन पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की। संसद को टैक्स लगाने का अधिकार है। हम ये पता है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कोकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर संघीय सूची के अंदर जो विषय महत्वपूर्ण है जिनके संबंध में टैक्स लगाया जा सकता है, ऐसे लगभग 15 विषय संघीय सूची में है जिन पर कर लगाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। उस पर राज्य सरकारें कर नहीं लगा सकती। इसी तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर भी लगभग 20 विषय, अभी हमें पता है कि कुल 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, तो 61 में से 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं। तो उन पर संबंधित स्टेट है ना, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की विधानसभा राजस्थान के लोगों के लिए उन 20 विषयों पर कर लगाने का, टैक्स लगाने का काम करेगी। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर स्टेट के लेजिस्लेचर और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट के द्वारा टैक्सेशन पावर का यूज किया जाता है। तीसरी बात, जो कोकरेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं है ना, तो उनमें 3 विषय ऐसे हैं जो कर से जुड़े हुए हैं। तो उन पर सेंटर की गवर्नमेंट भी या सेंटर की पार्लियामेंट भी टैक्सेशन लगा सकती है और स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा भी टैक्सेशन लगाए जा सकते हैं। दोनों को ये राइट है कि वो समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में करारोपण या कराधान की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। और लास्ट एक बात और हम यूज कर सकते हैं कि जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कर लगाने का राइट किसी के पास है तो वो पार्लियामेंट के पास है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमें प्राइजेस मिलते हैं या जो भी हमारी वेल्थ को बढ़ाने के लिए जो टैक्सेशन लगाए गए हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा लगाए गए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पर आपको। फॉर एग्जांपल, कौन बनेगा करोड़पति में किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए जीत गए, तो कहने को वो 50 लाख रुपए जीता है, लेकिन उस 50 लाख के ऊपर उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता है। उसका एक भाग 1/3 30% जो भाग है वो डिडक्ट हो जाता है टैक्स, ये वो उसको उपहार है ना, तो वो उपहार के रूप में वो भाग उसका टैक्स के रूप में कट जाता है। तो ये विषय जो है वो जो कि न तो संघीय सूची में शामिल है, न विधानमंडल राज्य सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में शामिल है, ऐसे विषयों पर कर लगाने का अधिकार संसद को है। तो ये कर कौन लगाएगा उसके बारे में संविधान ने स्पष्ट प्रोविजन दिया है। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं करों का वितरण किस तरह से होता है। टैक्सेशन जो भी लगाया जाएगा उन करों को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्रोविजन रखा गया है। तो अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग बातें कही गई है। आप ध्यान से देखना, हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स लगाएगा कौन, उसकी वसूली कौन करेगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ये कुछ आर्टिकल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ टैक्सेशन सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं और उनका कलेक्शन दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दोनों ही गवर्नमेंट का मतलब सेंटर के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी, और उनको दोनों में ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लिखी है ना, लेकिन यहां विनियोजन का मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन से ले सकते हैं। तो सेंटर लगा रही है ऐसे सर्विस टैक्स और उनका कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आर्टिकल 268 के अंदर इस प्रकार की सेवाओं पर जो कर लगाए जा रहे हैं, सर्विस टैक्स जो लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है। अब
दूसरी बात यहां पर हम लोग कह सकते हैं कुछ टैक्सेस ऐसे हैं हमारे यहां पर जो केवल केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये जो पहला आपको दिख रहा है केंद्र के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनका कलेक्शन राज्यों के द्वारा हो रहा है और वो राज्यों को ही डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आर्टिकल 268 के अंदर कहा गया है कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और जो भी राशि आएगी वो राशि स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आर्टिकल 268। यहां आप एक ध्यान रखना, हमारे यहां पर जो संचित निधि है ना, उस जो भी टैक्सेस वसूले जाते हैं मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी कर्ज लिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, उसकी जो वसूली की जाती है वो सब संचित निधि के अंदर एकत्रित होती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 268 में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, उन टैक्सेस की वसूली के बाद उस राशि को संचित निधि के अंदर जमा नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोपोर्शनेटली राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जिस राज्य से जितना टैक्स आया उस राज्य को उतना ही। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है आर्टिकल 268 के तहत, तो हम लोग बता सकते हैं मेडिसिन, औषधीय, और जो आपका ये प्रसाधन की वस्तुएं, प्रसाधन का मतलब जो हमारा साज श्रृंगार के सामान होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन शुल्क है ये आर्टिकल 268 के अंदर आता है और इस पर केंद्र सरकार कर लगाती है। इसी प्रकार जो हमारे विनिमय पत्र हैं, जो हमारे बीमा है, जो हमारे शेयर हैं, इन पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है, स्टाम्प मतलब आपको पता है ना स्टाम्प होता है, उस स्टाम्प के ऊपर जो शुल्क लगता है वो भी आर्टिकल 268 के तहत केंद्र के द्वारा तय किया जाता है, राज्यों के द्वारा वसूला जाता है और राज्यों को बांटा जाता है। तो ये दो बातें हम लोग बता सकते हैं करों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। इसी के अंदर अगर हम तीसरी बात करें तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं और केवल केंद्र के द्वारा ही वसूले जाते हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों के बीच में कर दिया जाता है। आप इन सब की हेडिंग देखना, मैं एक बार वापस बता देता हूं। हमने आर्टिकल 268 में बात करी थी, कुछ टैक्सेस केवल केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, उनकी वसूली राज्यों के द्वारा, केवल राज्यों के द्वारा की जाती है और उनको राज्यों में ही उस रेवेन्यू को राज्यों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 268 ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो केवल केंद्र के द्वारा सर्विस टैक्स के रूप में लगाए जाते हैं, उनकी वसूली केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट केवल राज्यों के अंदर किया जाता है। थर्ड कैटेगरी जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो है आर्टिकल 269, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर केंद्र की सरकार टैक्स लगाती है, केंद्र ही उसकी वसूली करती है, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टेट को, उनको डिस्ट्रीब्यूट स्टेट के बीच में कर दिया जाता है। जो भी रेवेन्यू आती है आर्टिकल 269 के तहत लगाए गए टैक्स में, वो राज्यों के बीच में बांट दी जाती है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं, तो यहां पर हम लोगों ने देखा है कि समाचार पत्रों को छोड़कर, न्यूज़पेपर को छोड़कर, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के तहत जिन जिन गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड टैक्सेस, हर वस्तु जो कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स का पार्ट है, जिसमें इंटर स्टेट के अंदर उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहे हैं वो आर्टिकल 269 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूले भी जाते हैं। इसी तरह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के अंदर जो गुड्स होते हैं, उन गुड्स को लाने ले जाने, उनके पोर्शन से संबंधित जो टैक्सेस हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। राज्यों को किस मात्रा में ये राशि वितरित की जाएगी, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये आर्टिकल 269 में एक और बात। फिर अगर हम बात करें, कुछ कर ऐसे हैं जिनको केंद्र की सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, कुछ कर केंद्र की सरकार लगाती है, केंद्र की ही सरकार उन्हें वसूल भी करती है, लेकिन उस राशि को, उन टैक्सेस को केंद्र और राज्यों दोनों में वितरित किया जाता है। मतलब केंद्र को भी उसका एक पार्ट मिलता है, सेंटर को भी मिलता है और स्टेट को भी मिलता है। यह है आर्टिकल 270। इस 270 के तहत यह कहा गया है कि यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं,
जो अभी हमने देखा था 15 विषय जिनके ऊपर संसद कानून बनाकर कर लागू कर सकती है, वो आर्टिकल 268 और 269 के अंदर जितने भी विषयों का उल्लेखित किया गया है वो, और किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट सेस नाम से कोई कर लगाती है तो वो ये सब केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाएंगे, उनको संग्रहित भी किया जाएगा और संघ और राज्यों में वितरित करने का काम इस राशि के द्वारा किया जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, अगर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो कि हर 5 साल बाद राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, अगर वित्त आयोग जिस तरह से सिफारिश करता है इस राजस्व के वितरण की, उसी के अनुरूप केंद्र और राज्यों के अंदर राजस्व का, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना। सेंटर, अगर कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है क्वेश्चन, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी रिकमेंडेशन पर होता है, तो वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति फिर अपने ऑर्डर के द्वारा इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है। तो ये एक बात हम लोग और बता सकते हैं आर्टिकल 270 की टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अब यहां पर हम लोग और बात कर रहे हैं कुछ शुल्क। अब यहां पर देखिए दो अलग अलग शब्द हैं। शुल्क का मतलब है फीस और कर का मतलब टैक्स, आप जानते ही हैं। फीस मतलब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उसके अगेंस्ट में वसूल की जाती है। और टैक्सेस का मतलब जब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो टैक्स और फीस के अंदर अंतर है। तो जब हम अगले प्रोविजन की बात करते हैं आर्टिकल 270 के अंदर, तो आर्टिकल 270 में क्या कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो कुछ एरियाज में फीस, शुल्क लगा सकती है, टैक्सेस लगा सकती है और उनके ऊपर सरचार्ज, अधिभार लगा सकती है आर्टिकल 270 के अनुसार। और ये सब कौन तय करेगा? ये संसद के द्वारा तय किया जाएगा। और ऐसे जितने भी सरचार्ज लगाए जाएंगे आर्टिकल 271 के तहत, वो केवल और केवल सेंटर की इनकम होगी, उसमें स्टेट का कोई पार्ट नहीं होगा, राज्यों की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो आर्टिकल 271 के अंदर भी टैक्सेस और फीस को लेकर सरचार्ज का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। तो ये तो हुई सारी टैक्सेस की और इनकी बात। अब यहां पर आप लोग देखना एक नई चीज और हम लोग यहां पर देख रहे हैं, गैर कर राजस्व, मतलब ऐसी रेवेन्यू जो कि टैक्सेस के माध्यम से नहीं आ रही है ना। तो ऐसी कौन कौन सी रेवेन्यू होती है? सेंटर की अलग रेवेन्यू है और स्टेट की अलग रेवेन्यू है, जो कि टैक्सेस से नहीं बल्कि सर्विसेज के माध्यम से आ रही है। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, सेंटर की इनकम के अंदर हम लोग कह सकते हैं डाक, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्ट, करेंसी, और जितने भी जो ये पब्लिक के सेंटर के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए जो सार्वजनिक उपक्रम है ना, वो। और अगर कोई टैक्स, अगर कोई कर्जा दे रही है सेंटर गवर्नमेंट, तो उस कर्जे की समाप्ति के बाद उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जा रही है, उस निश्चित समयावधि के अंदर अगर वो कर्जा या कोई कर की राशि अगर नहीं आ रही है समय पर, तो उसके बाद जो पेनल्टी लगाई जाती है वो केंद्र का अपना एक रेवेन्यू होता है। ये जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, जो कि केंद्र के पास आता है। इसी तरह स्टेट के पास भी अपने कुछ रेवेन्यू होते हैं जो कि नॉन टैक्सेस फील्ड के अंदर अकाउंट किए जा सकते हैं, जिसमें हम इरिगेशन, सिंचाई की बात कर सकते हैं, जिसमें हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, जो मछली पालन फिशरीज का होता है वो, जिसमें वन, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई इनकम शामिल होती है। और जैसे केंद्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसी तरह से स्टेट भी अपने पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ उपक्रम स्थापित कर सकता है, उसकी इनकम। और इसी तरह से स्टेट के अगर कोई पेनाल्टी वाली राशि है या कोई कर्ज वाली राशि है जो बाद में आ रही है उगाही के माध्यम से, तो वो स्टेट की गैर टैक्सेशन रेवेन्यू के रूप में काउंट की जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट, अगर अगली बात हम करें फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो है सहायतार्थ अनुदान। अनुदान का मतलब देखिए दो शब्द मिले हुए हैं, सहायता और दूसरा है अनुदान, है ना। अब ये हेल्प करने के लिए,
स्टेट को जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स की हेल्प करने के लिए सेंटर क्या क्या काम कर सकता है, वो इस हेडिंग के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो प्रकार के सहायतार्थ अनुदान का प्रावधान किया गया है। दो प्रकार के सहायतार्थ अनुदान, एक है लीगल अनुदान, विधिक अनुदान जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 275 के अंदर यह कहा गया है कि संसद वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर यह विधिक अनुदान राज्यों को प्रदान कर सकता है। ध्यान रखना, कौन करेगा? सेंटर। तो करेगा स्टेट को। कब करेगा? जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर देगा, है ना। तो संसद को अधिकार है कि किस राज्य को कितनी हेल्प, अनुदान के रूप में कितनी हेल्प दी जा सकती है लीगली, है ना। तो ये एक पहली बात। दूसरी बात, जब आर्टिकल 275 के तहत विधिक अनुदान की बात की जाती है तो जरूरी नहीं है कि हर राज्य को इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ये अनुदान दिया जाए। ये फाइनेंस कमीशन तय करता है कि उस स्टेट की नीड क्या है, उस स्टेट का नेचर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना अनुदान दिया जा सकता है। इसीलिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विधिक अनुदान होता है। और ये पूरा विधिक अनुदान जो भारत की संचित निधि है, उस संचित निधि के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पहली बात। तो ये तो हो गया कंडीशनल, यानी कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है विधिक अनुदान। इसी आर्टिकल 275 में एक चीज और भी कही गई है कि किसी स्टेट के अंदर ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए, या अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पर ट्राइबल डोमिनेंट है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन स्टेट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए स्पेशल विधिक अनुदान सेंटर के द्वारा दिया जा सकता है। देखिए, मैंने दो बातें बताई हैं अभी आपको। पहली बात तो जो जनरल विधिक अनुदान जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया जाता है, हर राज्य को दिया जाता है। कितना दिया जाएगा ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रकार का लीगल अनुदान दिया जा सकता है। लेकिन यहां दूसरी बात जो हमने करी वो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी से लेकर करी कि ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, या ऐसे स्टेट जहां ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर के द्वारा, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। यह सारा विधिक अनुदान के अंतर्गत आता है। इसी में अनुदान में ही एक दूसरी बात और है जिसको हम बोलते हैं विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन का मतलब जो कि डिपेंड करता है सेंटर की इच्छा पर। यहां ध्यान रखना, बाउंडेशन नहीं है, सेंटर की इच्छा पर डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी किसी स्टेट के अंदर बाढ़ आ गई, अभी किसी स्टेट के अंदर महामारी आ गई, तो उन समस्याओं को, उस क्राइसिस को निपटने के लिए वहां पर स्पेशल फंड देने की आवश्यकता है ना। तो कितना फंड होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विवेक से, अपने सेंस से तय करेगी कि हाँ, इस स्टेट को हम अपनी तरफ से इतनी सहायता इस क्राइसिस से निपटने के लिए या इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो आर्टिकल 282 के अंदर संघ को यह अधिकार है कि वो विवेकाधीन अनुदान प्रदान कर सकता है। और ये अनुदान जो है वो लोक प्रयोजन, मतलब जनहित को ध्यान में रखते हुए या जनता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये विवेकाधीन अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि विवेकाधीन अनुदान जो है पहले प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया जाता था। अब चूंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है और उसके स्थान पर नीति आयोग बन चुका है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो मूल संविधान बना था उसमें विवेकाधीन अनुदान को योजना आयोग के माध्यम से या योजना आयोग की अनुशंसा पर देने का प्रावधान केंद्र के अंदर रखा गया था। मैंने अभी जैसे कहा था, विवेकाधीन अनुदान जो है उसको देने के लिए सेंटर बाउंड नहीं है, वो अपनी इच्छा से ये अनुदान दे सकता है जिस भी राज्य में वो इसको आवश्यक समझे। दो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवेकाधीन अनुदान दिए जा सकते हैं, है ना। पहला उद्देश्य क्या है
कि प्लानिंग कमीशन, चूंकि मूल संविधान में प्लानिंग कमीशन को ये अनुशंसा करने का दायित्व सौंपा गया था, तो प्लानिंग कमीशन जो भी अपनी प्लानिंग कर रहा है, ये भी माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, बंशी माइक ऑफ करो भाई, माइक ऑफ करो तुम्हारा। तो प्लानिंग कमीशन जो भी पूरे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है अगले 5 सालों के लिए, उसका टारगेट क्या है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए किसी स्टेट को अगर फाइनेंस प्रोवाइड कराना जरूरी है, तो प्लानिंग कमीशन उस पर्टिकुलर स्टेट को फाइनेंस प्रोवाइड कराने की अनुशंसा या रिकमेंडेशन कर सकता है। तो एक तो पहला उद्देश्य क्या है विवेकाधीन अनुदान का, कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा, हम लोग बात कर रहे हैं जब ये राइट्स प्लानिंग कमीशन को दिया था, कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो भी टारगेट तय किए जा रहे हैं अगले 5 सालों के लिए, उनको अचीव करने के लिए स्टेट को इस प्रकार का फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा, जो नेशनल स्कीम्स हैं पूरे नेशन के अंदर एक साथ एग्जीक्यूट की जा रही हैं, उन नेशनल स्कीम को इफेक्टिव बनाने के लिए राज्य कहीं पिछड़ ना जाए, उसके उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी विवेकाधीन अनुदान पर्टिकुलर किसी राज्य को दिया जा सकता है, ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा 2 तरह के अनुदानों की व्यवस्था संविधान करता है, एक लीगल और दूसरा विवेकाधीन। इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि विवेकाधीन अनुदान जो है उसका महत्व ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस राज्य को कितना पैसा अनिवार्यतः देना ही देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो विधिक अनुदान से ज्यादा पैसा भी विवेकाधीन अनुदान के तहत किसी राज्य को प्रोवाइड करा सकती है, और उस राशि को प्राप्त करके वो राज्य अपने सारे फंक्शन को इजीली कंडक्ट कर सकता है। तो ये सहायतार्थ अनुदान देने का एक और प्रावधान जो वित्तीय संबंधों के अंदर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात हम बता सकते हैं फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की। आप लोगों को पता है कि हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति को फाइनेंस कमीशन गठित करने का अधिकार दिया गया है। ये एक तरह की सेमी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय, और इसका मुख्य काम क्या है? राजस्व के वितरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण क्या होगा, मुख्यतः ये देखने का काम वित्त आयोग का है, जिसकी सिफारिश वो समय समय पर राष्ट्रपति को करता रहता है। हम लोग यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि इस फाइनेंस कमीशन का काम जो अभी मैंने कहा था, केंद्र और राज्यों के बीच में ये टैक्सेस, जितने भी प्रकार के टैक्सेस अभी हमने देखे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं, वो खुद या राज्यों के माध्यम से वसूल कर रही है, उन सारे टैक्सेस से होने वाली इनकम को किस तरह से सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको लेकर वो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को कर सकता है। फाइनेंस कमीशन को एक दूसरा और टास्क है, और वो है जो हमारी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड जिसको हम कह रहे हैं, उस संचित निधि से जो भी अनुदान दिया जाएगा, वो अनुदान किन प्रिंसिपल्स के बेस पे दिया जाएगा, उन प्रिंसिपल्स को बनाने का काम फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझना, संचित निधि से राज्यों को जो अनुदान दिया जाएगा, वो अनुदान किन सिद्धांतों के आधार पर दिया जाएगा, ये सिद्धांत बनाने का काम वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। तीसरी बात, देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, उसको लेकर भी सजेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिए जाएंगे। और में जब हम देश के फाइनेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें सेंटर भी आ जाता है और उसमें स्टेट भी आ जाता है। फिर अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोई स्पेशल एरिया के अंदर या स्पेशल टास्क अगर फाइनेंस कमीशन को दे, फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर या फाइनेंशियल फंक्शन को लेकर या फाइनेंशियल स्ट्रेंथन को लेकर, तो उससे रिलेटेड टास्क भी करने का काम जो है वो फाइनेंस कमीशन का है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन जो कि फाइनेंशियल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगर हम कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें कि आपातकालीन प्रभाव में वित्तीय संबंध किस तरह से डिसाइड होते हैं, तो 2 प्रकार के आपातों की यहां पर हम मुख्यतः चर्चा कर सकते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लगती है,
नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी देश के किसी एक भाग में भी लग सकती है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके नेचर को वो चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य को 100 मतलब एक 10% रेवेन्यू प्रदान की जा रही है जो सेंटर दे रहा है, सेंटर अगर चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है ना। मतलब सेंटर के द्वारा दी जाने वाली सहायता, सेंटर के द्वारा वितरित किए जाने वाले कर, इनको वो रोक भी सकता है क्राइसिस पीरियड तक, और इनको वो पोस्टपोन भी कर सकता है। और ये जो भी प्रावधान वो कर रहा है राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व को वितरित करने के लिए, जो भी चेंजेस उसने किए हैं वो फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सपोज करो नेशनल इमरजेंसी में अगर जून महीने में या जुलाई महीने में इस प्रकार के चेंजेस नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति ने किए हैं, तो वो अगले साल मार्च तक, 31 मार्च तक इफेक्टिव रहेंगे। उसके बाद अगर फिर वो कंटिन्यू रखना चाहे नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो फिर से एक नए ऑर्डर के माध्यम से उसको, लेकिन ए वन टाइम की अगर बात करें तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति तक ये सारे चेंजेस जो हैं वो इफेक्टिव रहते हैं। ये आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसमें फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रावधान करता है वो। इसी तरह से आपको पता है आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी या जिसको हम वित्तीय आपात कहते हैं उसका प्रावधान है। देश की अगर वित्तीय साख खतरे में आ जाए या वित्तीय संकट आ जाए, तब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है। और जब वित्तीय आपात लगता है तो राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं, डायरेक्शंस, कि आपको किस किस तरह से अपने यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तय करना है ना, पहली बात। दूसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो लोक प्रयोजन के लिए असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है राज्यों को। तीसरी बात, केंद्र सरकार जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है उनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, ये इंस्ट्रक्शंस स्टेट को दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी न्यायाधीश हैं राज्य की टेरिटरी में, उन सब की सैलरी और वेजेस के अंदर कटौती की जाए, ये डायरेक्शन भी सेंटर के द्वारा दिया जा सकता है। और साथ ही साथ राज्यों के अंदर जितने भी फाइनेंस के या मनी बिल जो रखे जा रहे हैं, उन फाइनेंस या मनी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की बात कही जा सकती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर भी सेंटर को कुछ डोमिनेशन प्रदान किया गया है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो ये बात हम लोग यहां पर बता सकते हैं इमरजेंसी के दौरान क्या किस प्रकार के रिलेशन है। फिर अगर हम कुछ लोन की बात, ऋण की बात करें, तो संविधान के अंदर यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों को ऋण लेने का, लोन लेने का अधिकार है। कैसे? तो अब आप ध्यान रखना, लोन लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार जो हमारी संचित निधि है उसकी गारंटी पर इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी लोन ले सकती है, कर्ज ले सकती है। लोन कितना लिया जाएगा ये तय किया जाएगा संसद के द्वारा, ठीक है। तो पहली बात, केंद्र सरकार भी लोन ले सकती है, भारत के अंदर भी किसी से ले सकती है, भारत के बाहर भी किसी से ले सकती है। गारंटी वो किसकी देगी? संचित निधि की। और कितना लोन, ये संसद के द्वारा तय किया जाएगा। इसी तरह से राज्य सरकार भी राज्यों की संचित निधि के को गारंटर बनाकर, है ना, लोन ले सकती है, लेकिन वो केवल इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही लोन ले सकती है, बाहर की किसी भी संस्था के द्वारा वो लोन नहीं ले सकती। तो ये एक पहली बात, कितना लोन लिया जाएगा ये भी राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा तय किया जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्यों को ऋण दे सकता है ना। दो बातें यहां पर आपको दिख रही होगी इस थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के अंदर। केंद्र सरकार राज्यों को ऋण भी दे सकता है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कहीं से ऋण ले रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी भी दे सकती है, उसका गारंटर भी बन सकती है। तो ये एक और प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। फिर एक और बात, अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने सेंटर से कोई कर्जा ले रखा है,
और वो अभी तक चुकाया नहीं है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी और एजेंसी से कर्जा ले रखा है जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में वो स्टेट दूसरा कर्ज बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं ले सकता। तो ये एक और प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। फिर एक और बात यहां पर हम कर सकते हैं, टैक्सेस से छूट दी गई है, इंटर गवर्नमेंट को टैक्सेस से छूट दी गई है। पहली बात, हर स्टेट के अंदर सेंटर की कुछ संपत्तियां होती है ना। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि राजस्थान के अंदर रेलवे की संपत्ति है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे हर स्टेट के अंदर सेंटर की जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो चल संपत्ति है भौतिक रूप से या अचल संपत्ति है, मतलब कैश में है या गुड्स में है, तो उन संपत्तियों पर राज्य या राज्य के जो भी निकाय हैं, चाहे वो पंचायती राज की ग्रामीण संस्थाओं के अंडर में आ रहे हो, चाहे वो शहरी निकायों के अंडर में आ रहे हो, चाहे वो राज्य सरकार के अंडर में आ रहे हो, उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। तो एक ये बात। इसी तरह से जो राज्यों की परिसंपत्तियां हैं, है ना, उनको सेंटर के टैक्स से छूट दी गई है। यहां ये ध्यान रखना कि राज्य की संपत्तियां जो कि राज्य की आय का स्रोत है ना, उन संपत्तियों के ऊपर, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे वो अचल संपत्ति है, उनके ऊपर केंद्र की सरकार कर नहीं लगाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि संसद अगर चाहे तो ऐसे